बच गया बिगुल, हो गया शंखना, पहली सूची में उतारे सारे दिग्गज, सपा का पर्दावंश। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। साहब, आपको और हमें भले ही 2014 के लोकसभा चुनाव दूर दिखाई दे रहे हों, लेकिन इसको लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। 15 नवंबर को कांग्रेस ने चुनाव समन्वय समिति का गठन किया, तो अगले ही दिन यानी 16 नवंबर को समाजवादी पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, यानी आज। अब इन दोनों पार्टियों का सियासी कनेक्शन क्या है, ये अलग अलग बहस का अलग अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन सपा ने जो सूची जारी की है उसमें यादव खानदान का साया साफ साफ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव और भतीजे धर्मेंद्र यादव को दोबारा मौका मिला है, वहीं राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी पहली बार सियासी अखाड़े में हाथ आजमाते नजर आएंगे। बच गया बिगुल, हो गया शंखना, पहली सूची में उतारे सारे दिग्गज, सपा का पर्दावंश। इस बड़ी खबर पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं दिल्ली स्टूडियो से। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुलायम सिंह जी की कोर टीम के महत्वपूर्ण सदस्य श्री राम आश्रय कुशवाहा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। और हमारे उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट एडिटर गोविंद पंत राजू साहब जुड़ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। इस बड़ी खबर पर बड़े विश्लेषण के साथ हम जनता को यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो हो रहा है वो है क्या, उसके पीछे का खेल क्या है। तो 2014 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों का शंखनाद करते हुए समाजवादी पार्टी ने 55 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि यादव खानदान के नए लड़ाके अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से चुनावी समर में दस्तक देंगे। सियासत में वक्त बीतते देर नहीं लगती, यूं कहें कि वक्त का अंदाजा ही नहीं लगता। शायद यही वजह है कि जिस वक्त को आम लोग बड़ा या छोटा करके आंकते, सियासत में उसकी परख सिर्फ और सिर्फ सियासी घटनाक्रमों और सियासी हलचलों से होती। तो बेशक 2014 के लोकसभा चुनाव अभी दूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके मद्देनजर हलचल मचनी शुरू हो गई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। आगामी लोकसभा निर्वाचन के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी करने का निर्णय लिया है। इसमें 55 उम्मीदवारों की सूची में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी, डिंपल यादव कन्नौज, धर्मेंद्र यादव बदायूं, अक्षय यादव फिरोजाबाद, नीरज शेखर बलिया, माता प्रसाद पांडे डुमरियागंज, अशोक वाजपेयी लखनऊ, गौरव स्वरूप मुजफ्फरनगर, नाहिद हसन कैराना, अन्ना शुक्ला उन्नाव, DN सिंह प्रतापगढ़, सुरेंद्र पटेल वाराणसी, रेवती रमन सिंह इलाहाबाद, ब्रिजभूषण सिंह कैसरगंज, कीर्ति वर्धन गोंडा, चंद्रपाल यादव झांसी, विशंभर निषाद हमीरपुर, घनश्याम अनुरागी जालौन, RK पटेल बांदा, सुधन रावत गाजियाबाद, नरेंद्र भाटी गौतम बुद्ध नगर, बुद्धदेव शर्मा पीलीभीत, तिलक राम वर्मा फैजाबाद, उषा रावत हरदोई जैसे लोग शामिल हैं। उम्मीदवारों की सूची इतनी जल्दी क्यों पर बोलते हुए राम गोपाल यादव ने कहा
कि आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को अपने क्षेत्र की जनता से मिलने का पर्याप्त वक्त मिल जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि इस सूची में रद्दोबदल की गुंजाइश न के बराबर। वो विधानसभा में मैंने 1 साल पहले डिक्लेयर कर दी थी। इससे ये होगा कि हमें लगेगा था कि हमारे उम्मीदवार हैं वो किस तरह के हैं, कैसा काम करते हैं, ये सारी चीजें। माना कि ये सूची फुल प्रूफ है, लेकिन अब भी 25 नाम सामने आने बाकी है। अब देखना है कि सपा सुप्रीमो सभी मोर्चों को दुरुस्त करने के लिए अब किन किन समीकरणों का ध्यान रखते हैं। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। चलिए लखनऊ आपको लेके चलते हैं। राम आश्रय जी, सीधा सवाल यही है जो सवाल हर किसी के जहन में होगा कि क्या मुलायम सिंह जी वंश वृक्ष के सहारे दिल्ली कूच करना चाहते हैं? क्या लोकसभा को घर की बैठक बनाना चाहते हैं कि भैया भतीजा भी, बहू भी, भाई भी और नाती भी और बाकी लोग भी, कि भैया आराम से जो है खैनी खाते रहो और गांव पंचायत घर का जो है फीलिंग वही आए? देखिए, वंश वृद्धि बुरी चीज नहीं है, ये शुभ संदेश है। हाँ। और आप 5 सीटों पे ही नजर क्यों रख रहे हैं? 75 सीटें तो और भी हैं। 75 सीटों में तो माननीय मुलायम सिंह जी ने दूसरे लोगों को ही दिया है, केवल 5 सीटें ही तो दिया है परिवार में। तो उसमें कोई खास बात नहीं है। समाजवादी पार्टी देख रही कि जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, जिताऊ कैंडिडेट राम आश्रय जी, जिताऊ कैंडिडेट कोई कैसे होता है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। मैं भी सोच रहा हूँ कि पत्रकारिता के बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं गोविंद पंत जी की उम्र में और उनके कद जितना हो जाऊंगा, आप जितना हो जाऊंगा, तब मैं भी राजनीति में हाथ आजमाऊंगा। लेकिन जिताऊ कैसे बनता है कोई, ये मुझे सिखा दीजिए। क्योंकि अक्षय यादव जी आज तक कभी वार्ड मेंबर नहीं रहे, पार्षद नहीं रहे, सीधे सांसद ही लड़ेंगे। उनके बारे में कोई कहे कि साहब जिताऊ हैं, तो फिर जिताऊ तो अतुल अग्रवाल भी हो सकते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री में क्या बुराई है भाई? राजू जी में क्या बुराई है? आप में क्या बुराई है? अतुल जी मेरा जवाब आने दीजिए। समाजवादी पार्टी समीक्षा करती है क्षेत्र में जाकर के, और समीक्षा में ये पाया गया कि ये कैंडिडेट जीत सकते हैं। अच्छा। दूसरे को यदि लड़ाया जाएगा तो थोड़ा दिक्कत होगी। अच्छा। इसलिए इनको उतारा गया है। जो भी समाजवादी पार्टी टिकट देती है, क्षेत्र में जाकर के, वोटर्स के बीच में जाकर के, आपने देखा होगा हर क्षेत्र में एक सीनियर लीडर भेजा गया था, जिसने जाकर के समीक्षा किया कि कौन राम गोपाल जी से सीनियर कौन होगा? राम गोपाल जी और मुलायम सिंह जी से भी सीनियर कोई है क्या सपा में? नहीं, सीनियर तो देखिए 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, तो एक साथ 80 लोगों को भेजना, और आपने देखा था कि समीक्षा करवाई गई है। हाँ। और 80 लोग जो वरिष्ठ लोग हैं, हाँ। उनमें सारे सीनियर लोग हैं। हाँ। जो जा करके समीक्षा किया था। हाँ। हर लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में जाकर के, मैं भी मुजफ्फरनगर गया था। हाँ। हाँ। सभी लोग गए थे। हाँ। जो सीनियर लीडर हैं वो जाकर के हर क्षेत्र में समीक्षा किया। हाँ। समीक्षा के बाद 2-2 एक आदमी का पैनल आया, और उसमें जो जिसके संबंध में। हाँ। और जिसके समर्थन में सारा कार्यकर्ता था कि साहब इनको यदि लड़ाया जाएगा तो जीतेंगे। अच्छा, तो कितनी सीटें जीत रहे हैं? गया है। हेलो, कितनी सीटें जीत रहे हैं? समीक्षा तो हो गई आपकी, पहली सूची भी आ गई, 25 सीटें और बची हैं। कुल कितनी? 80 में कितनी? देखिए, आप ये निश्चित समझ लीजिए कि आप विधानसभा चुनाव में आप समीक्षा जब करे थे तो आपने देखे थे कि करीब 50 से 60 सीटों में हम विजयी हो रहे थे। हाँ। और वही आकलन रहेगा, वो हाँ। नीचे नहीं जाएगा। हाँ। तो निश्चित रूप से लोकसभा में हम समाजवादी पार्टी 50-60 सीटों में विजयी होगी। गोविंद जी, इस वक्त कांग्रेस बड़ी खुश हो रही होगी, क्योंकि अपनी जवानी के दिनों में माननीय मुलायम सिंह जी जब पहलवानी और राजनीति एक साथ किया करते थे, तब वो कांग्रेस के ऊपर वंशवाद का आरोप पानी पी कर लगाते थे, और वहीं से अपनी सरजमीन जो है उन्होंने पक्की की, मजबूत की।
आज वही कांग्रेस पार्टी के नक्शे कदम पर माननीय मुलायम सिंह जी भी वंशवाद की वेल पकड़कर आगे बढ़ रहे हैं। आज कांग्रेस बड़ी खुश हो रही होगी कि चलो अच्छा हुआ, जो हमारे विरोधी थे एक तो कम से कम हमारी तरह काम कर रहा है। गोविंद जी, नहीं हो सकता है कांग्रेस इस बात पर खुश हो रही हो, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस के लिए जो लोकसभा का चुनाव है वो बहुत ज्यादा खुश होने की वजह है कांग्रेस के पास नहीं है। इस वजह पर वो हो सकता है थोड़ा बहुत खुश हों, लेकिन जहां तक इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो सिर्फ एक अक्षय यादव का जो इस बार उनको जिस तरह से टिकट दिया गया वो उसको नया टिकट कहा जा सकता है। बाकी जो उम्मीदवार हैं मुलायम सिंह यादव के परिवार के, वो इस समय भी सांसद हैं। तो इस लिहाज से जो वंशवाद का आरोप समाजवादी पार्टी पर लग रहा है, समाजवादी पार्टी के पास उस आरोप से बचने के लिए एक बहुत साफ इस तरह की बात कहने के लिए है कि सिर्फ एक सीट पर उन्होंने नए उम्मीदवार को टिकट दिया है, और वो भी जिस तरह से 10 उम्मीदवारों के पैनल में से वहां पर ग्रास रूट लेवल पर जाकर उन्होंने जो पूरी एक प्रक्रिया है उसके बाद कौन सबसे ज्यादा जीतने वाला उम्मीदवार है उसका चयन किया। तो फिलहाल क्योंकि अभी हम आने वाले दिनों में जब बाकी पार्टियों की सूची देखेंगे और जिस तरह की संभावना है, तो ये जो वंशवाद का सवाल है ये तो हर पार्टी में हमें देखने को मिलेगा, और शायद भारतीय राजनीति की जो देश की जनता के प्रति जो एक दुराग्रह है उसमें एक बड़ा दुराग्रह ये भी है कि वंशवाद लगातार हावी होता जा रहा है। तो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही क्यों, मुझे लगता है इसके लिए आने वाले दिनों में हमें बाकी राजनीतिक दलों को भी सवाल के घेरे में उठाना पड़ेगा, और शायद ये बात समाजवादी पार्टी के लिए खुद थोड़ा सा उनको राहत देगी। जी अमिताभ अग्निहोत्री जी, कम से कम यहां पर जो तस्वीर बनती है वो तस्वीर ये बनती है कि भले ही समाजवादी पार्टी के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते रहे हों, समाज में समाजवाद भले ही माननीय मुलायम सिंह जी की पार्टी लेकर ना आए, लेकिन परिवार में समाजवाद जरूर उतारेंगे माननीय मुलायम सिंह जी। हर एक घर में एक लाल बत्ती होगी, हर एक घर में एक सांसद होगा। ये बहुत अच्छी परिकल्पना मुझे लगती है। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं। फिर ये 2-3 बातें जो अभी चर्चा से निकली, कुछ हमारे कुशवाहा जी ने कहा, कुछ गोविंद जी ने कहा, तो उन पर टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। एक तो जो कुशवाहा जी ने कहा उनकी बात सिर माथे के पर्यवेक्षक भेजा, पैनल बना। मैं एक बिना नाम लिए एक दृष्टांत बताता हूं। इस देश के एक बड़े नेता के साथ में बैठा था एक दफा, तो उनको अपने बेटे को लॉन्च करना था। तो एक कंस्टिट्यूएंसी के कुछ बड़े लोग, कद्दावर लोग, रामाश्री जी वहां आए, तो उन्होंने बहुत सारी डिमांड रख दी। तो उन नेता ने कहा कि भाई आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है, अभी तो हमने चुनाव लड़ाया नहीं, अभी से आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। मेरे पास 3 कंस्टिट्यूएंसी और है, मैं कहीं से भी लड़वा दूंगा, कोई आपके भरोसे चुनाव लड़ूंगा क्या? तो तब मुझे समझ में आया कि पैनल पर्यवेक्षक ये कोई बहुत, ये सिर्फ एक मेकअप है, एक रस्म है, एक रिवाज है। बड़े नामों पर ना पर्यवेक्षक का कोई रोल है ना पैनल का कोई रोल है। ठीक बात है। चाहे वो अक्षय हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे डिंपल हो, चाहे कोई हो, उसमें किसी का रोल नहीं। जो पर्यवेक्षक जाता है वो भी टीएडीए दाखिल करता है आके पार्टी ऑफिस में, उसके अलावा कोई बहुत काम उसके पास वहां करने को होता नहीं। एक दूसरी बात जो मुझे समझ आती है, वंशवाद के खिलाफ और जाति के खिलाफ, दो के खिलाफ लोहिया ने आवाज उठाई। रामाश्री जी को याद होगा, लोहिया ने 2 बड़े नारे दिए अपने राजनीतिक करियर में। एक नारा दिया, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पामे 100 में 60, जहां से मुलायम सिंह, लालू यादव, इन नीतीश, इन सबका उद्भव हुआ है ना, उसी विचार से इनका उद्भव हुआ। वो लोहिया का विचार था जिसने भारतीय राजनीति में और हिंदी पट्टी में कम से कम पिछड़ों को सत्ता का रास्ता दिखाया, अन्यथा पिछड़े सत्ता की परिधि से बाहर थे। एक और दूसरा नारा लोहिया ने दिया जो बहुत अच्छा नारा था कि जात तोड़ो। रामाश्री सही कह रहा हूं ना? अरे ठीक है। अब दोनों नारे जात तोड़ो। अभी जब मैंने देखा कि समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण महासम्मेलन किया तो मुझे लोहिया जी की याद आई। मैंने कहा कि ब्राह्मण सम्मेलन करने की जरूरत क्यों पड़े, जनता का सम्मेलन पर्याप्त हो। काची सम्मेलन, कुर्मी सम्मेलन है, वाजपेयी सम्मेलन, त्रिपाठी सम्मेलन, अग्रवाल सम्मेलन, मित्तल सम्मेलन, सिंघल सम्मेलन, इसकी क्या जरूरत भाई? जनता सम्मेलन क्यों नहीं करें? इसलिए ये अब वो बात भी बीते जमाने की बात हो गई कि क्या लोहिया जी कहते थे।
लोहिया जी भी इस देश में गांधी की तरह ताबीज में इस्तेमाल होने लगे। जैसे गांधी ताबीज में इस्तेमाल हो रहे हैं, लोगों ने ताबीज में गांधी का नाम रखवा के चांदी में मड़वा के गले में टांग लिया, वैसे ही समाजवाद में लोहिया हो गए। अब आज जो लिस्ट जारी हुई उसका मैंने अध्ययन किया तो मैंने देखा कि 9 लोग ऐसे हैं जो रिश्तेदार हैं, जिनको सिर्फ रिश्तेदार होने के नाते टिकट मिलना तय था जिनका। 9 लोग हैं उसमें, 5 तो आपने बता ही दिए, बाकी कमाल अख्तर की पत्नी है, महाराजा मनकापुर के बेटे हैं, सुखरपाल सिंह के बेटे हैं विजय कुमार सिंह, तो इसे 9 लोग हैं। एक तो इसका एनालिसिस ये समझ मुझे आया, और दूसरा मुझे समझ आया कि आधा दर्जन लोग वो हैं जिन पर दाग है, टेंटेड लोग हैं, आपराधिक छवि है जिनकी, लिखत पढ़त में आपराधिक छवि है जिनकी। अब मुश्किल ये है कि उसमें कुछ सिटिंग भी है, तो इसका मतलब उनके आपराधिक छवि को मान्यता पिछली बार भी दी गई थी और इस बार उस मान्यता का नवीनीकरण हो गया। आज ये सवाल रामगोपाल जी से पूछा भी गया था तो उन्होंने कहा कि इसका कोई मतलब नहीं होता, किसी के खिलाफ भी कोई मुकदमा लिखा देता है। मुश्किल ये है कि जब हम अपराधीकरण पर बोलते हैं तो हम कहते हैं मेरे घर को छोड़कर बाकी अपराधी पार्टियों में, यहां से फिर अपराधीकरण तूल पकड़ता है जी। अगर हम बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस सबको देखें तो हर आदमी दूसरे के अपराधियों को इंगित करता है, लेकिन खुद जब लिस्ट बनाता है तो उसमें अपराधियों को सम्मानजनक स्थान देता है जी। उन्नाव से अन्ना है, अब अन्ना को अन्ना हजारे से तो नहीं जोड़ सकते हम। जो लोग अन्ना शुक्ला को जानते हैं, अरुण शंकर शुक्ला को, अन्ना हजारे से तो उनको नहीं जोड़ेंगे ना, उनकी छवि पता है। ब्रजभूषण शरण सिंह, पकौड़ी लाल, आर.के. पटेल, सीएन सिंह, नरेंद्र भाटी, गौतम बुद्ध नगर, ये लोग अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए विख्यात रहे। तो 2 विषय मुझे समझ आए, जीत हार तो जनता के हाथ, लेकिन 2 बातें मुझे समझ में आई कि भाई रिश्तेदारों का बोलबाला और जो आपराधिक छवि के हैं वह भी स्वीकार्य है जी। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। प्रमोद तिवारी जी, अब कुछ एक कांग्रेसियों से हमारी बातचीत हुई तो वो थोड़ा सा संतोषजनक स्थिति में नजर आया, मुझे थोड़ा सा राहत महसूस की उन्होंने कहा कि ठीक है, मुलायम सिंह जी लगातार जो हैं वो वंशवाद का गाना गाते थे, अब कम से कम वो भी हमारे जैसे हो गए हैं। कौन टिकट पा रहा है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, जनता के हाथ में है, लेकिन हमारे लिए तो राहत की बात यह है। मैं नहीं समझता कि किसी कांग्रेसी ने ऐसा बयान दिया होगा, अगर दिया था तो उसे देना नहीं चाहिए था जी। हमारे यहाँ कौन सा वंशवाद है? हमारे यहाँ निसंदेह जिस समय अब आपको अगर हंसी आ रही तो मैं थोड़ी देर बात कर लूं। नहीं आप बात कीजिए। वंशवाद नहीं, देखिए आज अगर कोई है तो राहुल जी और सोनिया जी, इसके पहले इंदिरा जी रायबरेली से और अमेठी से संजय जी और संजय जी के बाद राजीव जी, और ये दोनों अपने अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, निर्वाचित थे। इनमें न कोई राज्यसभा से था, न कोई विधान परिषद से था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में भी इंदिरा जी थी। तो हमारे यहाँ तो 2 हमेशा से रहे हैं और आज भी हैं, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन अच्छा, 2 से ज्यादा जो हो तो वो वंशवाद, 2 तक ठीक है, 2 से ज्यादा वंशवाद। मैंने ऐसी परिभाषा नहीं परिभाषित की। अच्छा, आप अगर इंदिरा जी को वंशवाद की देन मानते हैं तो मुझे तरस आता है इस सोच पर कि इंदिरा गांधी नहीं, जब राहुल सुनिए, जब राहुल गांधी जी की बात आती है ना तो मैं सोचता हूं कि भाई प्रमोद तिवारी जी कांग्रेस में नंबर 2 क्यों नहीं हो सकते, जनार्दन द्विवेदी जी क्यों नहीं हो सकते, मोतीलाल वोरा जी क्यों नहीं हो सकते, अजीत जोगी जी क्यों नहीं हो सकते, सलमान खुर्शीद जी नंबर 2 क्यों नहीं हो सकते। अरे इतनी पूरी सीरीज लगी हुई है नेताओं की। कांग्रेस में तो एक जमाने में मुझे कार्यकर्ता कम नेता ज्यादा नजर आते थे। इसके लिए 1-2 दिन समय निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा, चलिए मेरे साथ। अच्छा, जब सोनिया जी मीटिंग करें वहां जन समर्थन देखिए, जब राहुल जी मीटिंग करें जन समर्थन। अरे जनता का समर्थन नहीं मिलता ना, बिहार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए। अगर अब आप ही बोल रहा हूँ तो थोड़ी देर चुप हो जाता हूँ। नहीं, आप बोलिए, मैं तो केवल अपनी जिज्ञासा शांत कर रहा था। रनिंग कमेटी जो चल रही, कोई सेंटेंस तो नहीं पूरा होने दे रही है। आप बोलिए।
मैं सीधे से ये कहना चाहता हूँ कि आप चलिए जनता के बीच में, और जनता के बीच में जन समर्थन राहुल जी का देख लीजिए, सोनिया जी का देख लीजिए, तो दोनों अगर हैं तो अपनी काबिलियत पे हैं, अपनी योग्यता पे हैं। अच्छा। और जो लोग हैं ये कहीं ऐसे नहीं जाते, लोग कांग्रेस के जो उम्मीदवार होते हैं या सहयोगी दलों के उम्मीदवार होते हैं तरसते हैं कि राहुल जी उनके आए, वो युवा शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा। युवा ताकत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब आप अगर तुलना करें दूसरी पार्टियों से तो 4-4, 5-5, 6-6 लोग हैं, कोई राज्यसभा में है, कोई लोकसभा में है, 4-5 की तो लिस्ट जारी हो चुकी लोकसभा में। हाँ। तो आप उनसे मेहरबानी करके तुलना न करें कि हाँ ये सही बात है कि एक जमाने में समाजवादी आरोप लगाते थे और समाजवादी जो आरोप लगाते थे अब उस पर खुद उनके सामने स्थिति आ गई है कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। जी रामाश्रय कुशवाहा जी, आप लोग आरोप लगाते थे अब डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं भाई, और 2 से ऊपर अगर एक परिवार के सदस्य 2 के ऊपर हैं तो वो वंशवाद है, 2 तक तो चलता है। प्रमोद जी बहुत सीनियर लीडर हैं, मैं बड़ा अदब से कहता हूं, अभी जब बोलने के लिए आए थे तो उन्होंने शुरुआत यहीं से किया था कि कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने ये बात नहीं कहा होगा, और लास्ट में कहते कहते यही कह के निकल गए। नहीं भी है, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, अभी ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हाँ। और जिस परिवार में अच्छे लीडर होंगे तो स्वाभाविक है उनकी संख्या बढ़ेगी, और जैसा कि अभी राजू जी कह रहे थे मैं उनका समर्थन करता हूं कि पहले से 4 लोग पार्लियामेंट मेंबर हैं, उनमें 5 में 4 हैं। एक अच्छे की बात आप यदि छोड़ दें तो सारे लोगों को रिपीट करना आवश्यक था, उसमें वंशवाद की बात कहीं आती नहीं है। रहा अच्छे का जो फिरोजाबाद से इस बार टिकट दिया गया है, पिछली बार आपने देखा था डिम्पल जी को टिकट दिया गया था, चुनाव वो हार गई थी, दुर्भाग्यपूर्ण था, वो आप भी जानते हैं किन कारणों से हारी थी। लेकिन इस बार जब समीक्षा की गई, फिर मैं वही बात कह रहा हूं, जब समीक्षा की गई तो वहां के वोटर ने कहा कि साहब अच्छे को लड़ाया जाएगा तो निश्चित रूप से वो विजयी होंगे। तो किसी भी पार्टी का सुप्रीमो ये चाहेगा कि जिसके लिए जनता मांग कर रही है उसको हम टिकट दें, तो उसमें कोई गलत काम ये नहीं हुआ है। मैं फिर वही बात कहता हूं कि 80 में 5 की तरफ नजर नहीं जानी चाहिए, और 80 में 5 क्यों, 1 की तरफ नहीं जानी चाहिए। बाकी आपके सारी टिकट दूसरे लोगों को दी गई है, वंश में कहां दी गई है? देखिए मैं कुशवाहा जी एक बात मैं बहुत गंभीरता से सोचता हूं, इसके जब वंशवाद की चर्चा हम करते हैं ना, तो इसमें मूल प्रश्न ये नहीं जो अभी उठा, मूल प्रश्न दूसरा है। वो प्रश्न ये है कि क्या किसी सामान्य कार्यकर्ता की प्रतिभा, क्षमता और मेधा पर इतना भरोसा कोई करता है कि उसको इतना बड़ा अवसर दे दे? अवसर ही नहीं मिलता। टाट बिछाते बिछाते, दरी बिछाते बिछाते, लाउड स्पीकर लगाते लगाते बुढ़ा जाता है, पोस्टर चिपकाते चिपकाते। अब तो कर पोस्टर बंद हो गए। हाँ। जब हम लोग छोटे थे तो देखते थे पोस्टर चिपकाते बुढ़ा हो जाता था। लेकिन यहाँ 20-22 साल में जो उद्भट प्रतिभा दिखती है, उद्दाम प्रतिभा का प्रवाह दिखता है नौजवान में, वो बाकी में नहीं दिखता। एटा इटावा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, जालौन, झांसी, गरौटा, मऊ में जो संघर्ष कर रहा है, लाठी डंडा खा रहा, उसमें प्रतिभा नहीं दिखती। और अगर गलती से एक बार टिकट पा गया और हार गया तो उसको लतिया के भगा भी देते हैं, बोले भाई सीट खराब कर दी। लेकिन यहां तब तक प्रतिभा देखते हैं जब तक जीत ना जाए, 2 बार हारे चाहे 4 बार हारे, चाहे पार्टी को हरा दे। भाई एक उदाहरण दूं ना, मैं बिहार में नेतृत्व किया राहुल जी ने चुनाव का, उत्तर प्रदेश में राहुल जी ने चुनाव का नेतृत्व किया, परिणाम क्या आया? क्या किसी को तीसरी बार पूरे देश का अवसर मिलता? मैं ये सिर्फ पूछता हूं अमिताभ जी, मैं यही बात पूछता हूं। जनता और आज अगर आपने कहा, नहीं, आज अगर आपने कहा डिम्पल, अखिलेश, धर्मेंद्र, ये ठीक है, ये लोग चुन के आए हैं। लेकिन मैं फिर वहीं जाता हूं, जब चुन के पहली बार मैदान में उतरे थे तो प्रतिभा का सर्टिफिकेट किस लेव से आया था? हाँ। और ये सर्टिफिकेट गोविंद पंत राजू को क्यों नहीं मिल सकता? सही बात है, प्रश्न यहां पर केंद्रित है। सही बात है। मेरा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं, जितनों को आपने टिकट दिए उनमें अधिकांश मेरे मित्र, अच्छी बात, मेरी शुभकामना, सब लड़े जीते, प्रदेश जीते, प्रदेश आगे बढ़े। लेकिन सवाल, मौलिक सैद्धांतिक सवाल यह है कि वह बात
उस कार्यकर्ता को क्यों नहीं दिखती? ये कुछ किसी दूसरी बिटिया में वो क्षमता क्यों नहीं दिखती कि जाइए मुलायम सिंह जी कहे कि जाओ बेटा तुम पर हाथ रखते लड़ो चुनाव लोकसभा का। गोविंद पंत जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं, जैसे प्रमोद जी कह रहे हैं कि साहब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अपार जन समर्थन से घिरे रहते हैं, जनता का प्यार मिलता है। भैया लोकतांत्रिक प्रणाली में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उस प्यार को वोट में कन्वर्ट करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो बिहार यूपी में कन्वर्ट नहीं हो पाई। 9 से घट के 4 रह गए। मुकुल वासनिक का बिहार में सिर आगे कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ, रीता बहुगुणा जोशी जी को हटा दिया गया। राहुल गांधी जी को कौन कोई हटाएगा? बड़ा सवाल यह है। लड़े फौज नाम सरदार का, जीते फौज तो नाम सरदार का, हारे फौज तो भी नाम सरदार का। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं होता, बाकी दलों में ऐसा नहीं होता। गोविंद जी, चिंता इस बात की है? नहीं, मुझे लगता है कि जो बात आपने कही और जो सवाल अमिताभ जी ने उठाया वो बहुत मौलिक सवाल है। और जो वंशवाद की अगर हम आज जो यहां पर चर्चा कर रहे हैं वो वाकई में किसी एक परिवार या व्यक्तियों तक नहीं सीमित है। वो पूरी भारतीय राजनीति, आप दक्षिण की राजनीति देख लीजिए, आप पूर्व की राजनीति देख लीजिए, आप पंजाब की राजनीति देख लीजिए, पूरे भारत में जो राजनीति है उसमें वंशवाद इस कदर हावी है कि जनता को और कार्यकर्ता को, जनता को अपना सही प्रतिनिधित्व चुनने का अवसर ही नहीं मिलता। अगर एक बड़े नेता का पुत्र उसकी जगह पर चुनाव लड़ रहा है तो जनता सही प्रतिनिधि कहां से चुन सकेगी? और जो कार्यकर्ताओं का, जैसा अमिताभ जी ने भी कहा कि जिसने लाठी खाई, जिसने डंडा खाया, जिसने संघर्ष किया, उसको अगर जनता के बीच जाकर और जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं मिलता तो कहीं न कहीं ये जो भारत के आम नागरिक हैं उनके साथ भी अन्याय है। इस बाबत राजनीतिक दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए। और मुझे लगता है इसका समाधान राजनीतिक दल जब कार्यकर्ताओं का असंतोष होता है तो उसको लाल बत्ती के जरिए संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, तमाम तरह की पदवियां देकर और तमाम तरह की रेवड़ियां बांटकर उसको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कहीं न कहीं जनता के साथ अन्याय है और कार्यकर्ताओं के साथ भी अन्याय है। जी, एक रिपोर्ट हम जल्दी से देखना चाहते हैं। उम्मीदवारों की जो सूची जारी आज हुई है तो एक बार फिर वंशवाद को लेकर बड़े बड़े सवाल उठे हैं। इन सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। दरअसल इस सूची में यादव खानदान का जो साया है वो साफ साफ नजर आ रहा है। अब तो रामगोपाल यादव जी के सुपुत्र अक्षय यादव, जिनके ऊपर हम तमाम चर्चा की, अब वो भी चुनावी राजनीति में फिरोजाबाद से किस्मत आजमाएंगे। अगर एक आम आदमी होता, मैं या आप, एक आम आदमी अगर चुनाव लड़ता तो शायद हमको पार्षद, विधायकी, नगर पालिका ये चुनाव लड़ने होते। सांसदी में लड़ सकता लेकिन घर द्वार बिक जाता, जीत नहीं पाता। लेकिन अक्षय यादव जी में ऐसा क्या चमत्कार है कि सीधे सांसदी का, सत्तारूढ़ सपा का टिकट उन्हें दिया जा रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो जीते, हमारी शुभकामनाएं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम केवल सवाल उठा रहे हैं कि अक्षय यादव और एक आम लड़का फिरोजाबाद का, दोनों में अंतर क्या है? परिवार ये वो संस्था है जिसको बनाने, पालने और जिसकी जिम्मेदारियां निभाने में इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर हिंदुस्तान की सियासत की बात करें तो यहाँ परिवार की परंपरा को बढ़ाने में जिंदगियां खत्म नहीं होती, बल्कि सियासत की बिसात पर इसी परिवार का विस्तार बदस्तूर जारी रहता है। और जब भी विस्तार होता है तो गांधी परिवार की मिसाल देते हुए इसकी खिंचाई भी होती है। लेकिन इन आरोप प्रत्यारोपों से परे सियासी घराने सियासत में अपने कुनबे को बढ़ाने में मसरूफ रहते हैं। लखनऊ में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राम गोपाल यादव 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची का ऐलान कर रहे थे, ठीक उसी वक्त हिंदुस्तान की सियासत में एक नए युवराज का जन्म हो रहा था। दरअसल जिस युवराज का जन्म हो रहा था उसके अपने पिता ही उसका ऐलान करने में जुटे थे। जी हाँ, ये युवराज हैं राम गोपाल यादव के सुपुत्र अक्षय यादव। इससे पहले सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 2009 के लोकसभा चुनावों में अपनी बहू डिंपल यादव को फिरोजाबाद से चुनावी मैदान में उतारा था, जहां उन्हें मात मिली थी। इसके बाद जब अखिलेश यादव ने यूपी का मुख्यमंत्री बनने के लिए कन्नौज लोकसभा सीट छोड़ी तो दोबारा वहां से डिंपल को लड़ाकर दिल्ली पहुंचाया। हालांकि तब कहा गया था कि डिंपल सिर्फ
पारिवारिक सीट को बचाए रखने के लिए राजनीति में आ रही हैं। दोबारा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन सियासत में पुराने बयानों और वायदों को भला याद कौन रखता है। डिंपल से पहले सपा सुप्रीमो ने अपने बेटे अखिलेश यादव को सियासी समर में उतारा था, जो फिलहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उधर मुलायम सिंह के भतीजे धर्मेंद्र यादव को भी इस बार बदायूं से टिकट दिया गया है, जो फिलहाल वहां से सिटिंग सांसद हैं। इनके अलावा सपा सुप्रीमो के भाई शिवपाल यादव की बात करें या फिर राम गोपाल यादव की, ये दोनों भी अपने भाई की उंगली थाम सियासत में उतरे थे और आज उनके साथ साथ खड़े दिखाई देते हैं। यानी कुल मिलाकर यादव खानदान का एक और राजकुमार राजनीति में दस्तक देने जा रहा है और इसी के साथ यादव खानदान का सियासी कुनबा एक पायदान और आगे बढ़ गया है। लखनऊ से अशोक तिवारी के साथ आलोक साहिल, समाचार प्लस। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब भी जुड़ गए हैं। वाजपेयी साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए, ये जो आज लिस्ट का ऐलान हुआ है, अभी चुनाव में वक्त माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि साहब चुनाव में वक्त है। कहा यह भी जा रहा है, जो आलोचना करने वाले लोग हैं वो ये कह रहे हैं साहब तय वक्त से तकरीबन 1.5 वर्ष पहले टिकटों का ऐलान करने के पीछे दरअसल समाजवादी पार्टी का बहुत कैलकुलेटेड मूव है, क्योंकि जो सपा सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा जा रहा है, अब वो मुद्दा पीछे छूट जाए, राज्य की सरकार की जो कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं वाजपेयी जी, वो सवाल पीछे छूट जाएं और सपा में इस बात की चर्चा ज्यादा होने लगे कि अब माननीय मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री कैसे बनाना है, उसके लिए सोचो, ये सरकार तो चलती रहेगी। क्या इसलिए ये कैलकुलेटेड मूव खेला गया? कैलकुलेटेड मूव अखिलेश यादव जी को भी मुख्यमंत्री बनाने का खेला गया था। हाँ। और प्रदेश की जनता का क्या हश्र हुआ ये सामने है। हाँ। कैलकुलेटेड मूव यदि माननीय मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनाने का खेला जा रहा है, इसकी तैयारी हो रही है, तो देश की जनता का क्या हश्र होना ये भी सामने आ जाएगा। हाँ। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, जो सूची आज जारी हुई है वो सूची उनका व्यक्तिगत मामला, मुझे उस पर टिप्पणी करने का हक नहीं है, लेकिन एक वाक्य जरूर कहना चाहूंगा कि आचार्य नरेंद्र देव और श्री राम मनोहर लोहिया के आदर्शों के अनुरूप ये सूची नहीं है, जिनके नाम की दुहाई देते देते समाजवादी पार्टी थकती नहीं है। ठीक है। प्रमोद तिवारी जी, एक दूसरे एंगल की तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा। कहा यह जा रहा है कि चूंकि समाजवादी पार्टी ने पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, इसीलिए कहीं ना कहीं डाउन द लाइन ये मैसेज देने की भी कोशिश है कि साहब जो यूपीए 2 है ये अपना टर्म पूरा न कर पाएगी और मध्यावधि चुनाव होंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो संसद का शीतकालीन सत्र है उसमें एफडीआई के मुद्दे पर कांग्रेस को सपा से भी चुनौती मिल सकती है। देखिए, रीजनल पार्टीज हमेशा अपने उम्मीदवार समय से पहले जारी कर देती हैं। उन्हें एक प्रदेश देखना होता है, उन्हें कुछ खास सीटें देखनी होती हैं, वहां वो जारी कर देते हैं। राष्ट्रीय पार्टियों का थोड़ा विलंब से होता है और ये प्रथा ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, तमिलनाडु में या आप देखें उड़ीसा में ये सब करते रहते हैं। तो इन्होंने पिछली बार भी जारी की थी, इस बार भी जारी की है, इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी किसको उम्मीदवार बनाए, ये समाजवादी पार्टी का आउटलुक है। हर पार्टी एक कोशिश करती है कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उसके जीते। अगर उन्हें लग रहा है कि परिवार के लोग ही देने चाहिए वो दे, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ये तो फैसला जनता को करना है। मैं तो इस पे कोई आरोप नहीं लगाता, इस पे कोई चार्ज नहीं लगाता, पर जहां तक सवाल है केंद्रीय सरकार के एफडीआई के मुद्दे का या अन्य मुद्दे का, लोकसभा आ रही है। मुझे हमारा पूरा विश्वास है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कुछ बातों के आधार पर कि मौजूदा यूपीए 2 की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और मई में ही चुनाव होगा 2014 में। उसके पहले चुनाव की संभावना को मैं पूरी तरह से नकारता हूँ। आपके पास समय हो, विस्तृत रूप से मैं चर्चा करने को तैयार हूँ, इनका कर रहा हूँ।
समाजवादी पार्टी को पूरा अधिकार है, वो जिसे चाहे उम्मीदवार बनाए। हाँ। ये जनता को फैसला करना है हाँ। कि वो किसको स्वीकार करती, किसको नहीं स्वीकार करती। और जनता की अगर मोहर लग जाती है हाँ। हाँ। तो ठीक है, उनके उम्मीदवार सही है ना। मैं उन पर कोई आरोप लगा रहा हूँ वंशवाद का, ये आपकी तरफ से चर्चा हो रही है। मैं तो सिर्फ अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा हूँ और इतना कहना चाहता हूँ बहुत साफ शब्दों में कि नेता वही बनता है जिसे जनता स्वीकार करती है। लोग आते हैं, कितने लोग आए, अंतर्ध्यान हो गए। नहीं, तभी तो मैं सवाल, प्रमोद जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और बहुत अच्छे से आप मेरा ज्ञानवर्धन भी कर रहे हैं। यही सवाल तो मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि शुरुआत में आपने कहा कि सोनिया जी और राहुल गांधी जी को लोग बहुत प्यार करते हैं। मैं भी सहमत हूं, मैंने भी कई सारी रैलियां कवर की हैं राहुल गांधी जी के साथ। 24 घंटे मैं एक स्पेशल प्रोग्राम भी मैं कर चुका हूं, बहुत सारा वक्त उनके साथ बिताया है। मैं भी सहमत हूं कि लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जनता उन्हें पसंद करती है और जनता उन्हें वोट देती है। ये दो अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप इस पर भी मेरा मार्गदर्शन करें। थोड़ी सी दूर करने में मदद करूंगा। जी बोलिए। देखिए, यही सोनिया गांधी, यही राहुल गांधी 2009 में निकले थे। हाँ। पिछली 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी हमारे साथ थी, पर उसके बाद हमारी सीटें 9 से बढ़कर 22 हुई थी। तो उस समय आपको क्यों संकोच हो रहा है राहुल गांधी के नेतृत्व की प्रशंसा करने में? हाँ। आपको क्यों संकोच हो रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में हमने 2009 का चुनाव जीता, बढ़े हुए बहुमत से जीता। हाँ। और सरकार बनाई। हाँ। हमारी 200 से ज्यादा सीटें हुई, 206 सीटों पे पहुंचे हम। हाँ। तो उस समय उसको भूल जाते हैं आप। नहीं, तिवारी जी हमें संकोच नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप लोग इतने वर्षों से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, तो आप लोगों का असाधारण एक्सपीरियंस और राहुल गांधी जी की जो जवानी और जो उनका बहुत कम एक्सपीरियंस, क्या इन दोनों की तुलना हो सकती है? मैं इससे कंफ्यूज हूं इस सवाल पर। जी हाँ, यहाँ तुलना की जा सकती है। अच्छा, तुलना की जा सकती है। ये तो बड़प्पन है मुझे लगता है आपका। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मुझे फिर अगर आप बोलने दें तो मैं इससे स्पष्ट कर। बोलिए। तुलना की जा सकती है। जनता किसको कितना स्वीकार करती है, ये टेस्ट होता है। अगर आज राहुल गांधी के नाम पर मैं चुनाव जीतता हूं, मैं अपने क्षेत्र में ले जाने की कोशिश करता हूं, लोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं। क्यों ले जाते हैं? इसे ले जाते हैं कि वो युवाओं में उनका आकर्षण है, एक मतदाताओं में उनका आकर्षण। मैं तो 3 महीने उनके साथ रहा और बड़ी आसानी से कह दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरह फ्लॉप हो गए। अरे साहब, 4% वोट बढ़ा है राहुल गांधी के नेतृत्व में, हमारी सीटें बढ़ी हैं। हाँ, हम मानते हैं कि अपेक्षित जो हमारा था वो हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन कमजोर था, जिसे हमने चुनाव के बाद कहा भी है। पर राहुल गांधी को पूरा का पूरा श्रेय जाता है कि उनके नेतृत्व में जो प्रचार प्रसार हुआ उससे तत्कालीन सरकार को हटाने में कामयाब रहे। ये मैं मानता हूं। जनता को ये समझ में आया कि विकल्प इस समय समाजवादी पार्टी दे सकती है और वो समाजवादी पार्टी के साथ है, आज उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। ठीक है, तिवारी जी बहुत धन्यवाद। तिवारी जी बहुत धन्यवाद आपका। राहुल गांधी जी कहते थे हाथी पैसा खाता है, गुंडे मवालियों की सरकार है, और कमोवेश सपा और बसपा जिसके लिए राहुल गांधी इन तमाम जुमलों का इस्तेमाल करते थे, आज उन्हीं के साथ बैठकर डिनर किया जा रहा है, लंच किया जा रहा है केंद्र में, और सरकार बचाने की जद्दोजहद की जा रही है। रामाश्रय कुशवाहा जी, मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाहता हूं, जो टाइमिंग है उस टाइमिंग को लेकर तमाम तरह के लोग तमाम तरह की बातें कह रहे हैं। टाइमिंग ये कहती है, जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप पे लग रहे हैं कि साहब एक तो केंद्र की कांग्रेस नीति सरकार के ऊपर प्रेशर डालने की एक टैक्टिक्स है कि देखो हमने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, भैया हमारी तैयारी पूरी है, अगर आप ऐसे नहीं करोगे ऐसे करोगे तो भैया हम तो पीछे हट जाएंगे, बाकी आप देख लेना। दूसरा ये कि साहब अखिलेश यादव जी की सरकार के ऊपर जो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, कानून व्यवस्था एक सबसे बड़ा मुद्दा है जिसपे सरकार को बहुत कुछ अभी करना बाकी है। क्या ये सरकार के स्तर पर अब ध्यान हटाकर केंद्र की सरकार के स्तर पर तैयारियां शुरू करने के नाम पर यह सारा टेंट्रम किया जा रहा है? देखिए, पहले सवाल का जवाब तो ये है आपका, हाँ, कि कैंडिडेट उतार देने से सरकार नहीं केंद्र सरकार की गिर रही है। हाँ, कैंडिडेट उतार देने मात्र से केंद्र की सरकार नहीं गिरने जा रही है, जो हम आगाह कर रहे हो कैंडिडेट उतार करके। पहली बात। दूसरी बात यह है कि कैंडिडेट हम इसलिए पहले उतारते हैं क्योंकि आजकल वोटर्स का दिमाग वो ये सोचता है, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ा हूं और विधायक रहा हूं, मैंने ये देखा है कि कैंडिडेट
को हर वोटर चाहता है कि हमारे दरवाजे आए। क्षेत्र चूंकि पार्लियामेंट का इतना बड़ा होता है, केवल इसीलिए टिकट पहले दे दिया गया है कि लोग अपनी तैयारी करें और उसमें यदि कोई कमी कैंडिडेट में पाई जाए तो उसको हम बदल भी सकें, इसलिए बहुत पहले उतार दिया जाता है। और एट रैंडम उसी वक्त यदि उतारा जाए तो थोड़ा मुश्किल होता है कि उसको चेंज करने में, ठीक है, इसलिए भी उतारते हैं, बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, तो ये टिकटों पहले सवाल का जवाब आज हुआ, आज जो सूची जारी किया है, हाँ, उसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार को गिराने का। ठीक है, दूसरा सवाल भी मैंने इसी से संबद्ध किया था। दूसरा सवाल मैंने इसी से संबद्ध ये किया था कि क्या इतनी जल्दी लिस्ट का ऐलान करने के पीछे जो आरोप लग रहे हैं राज्य सरकार के अलग अलग मसाइल पर फेल्योर का, जो मीडिया में रिपोर्ट्स भी हुए, जो आपके सरकारी आंकड़े अपराधियों के बढ़ते हुए कह रहे हैं, क्या उसकी तरफ से ध्यान हटाने की एक कोशिश भी, क्या इसको भी ऐसे जोड़ के देखा जा सकता है? देखिए अतुल जी, कैंडिडेट उतार देने से जो मानसिकता है वो प्रदेश के लोगों की नहीं बदल सकती है। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा है एडीजी कानून व्यवस्था को चेंज किया और आज जो घटना हुई है उसमें, कल जो घटना हुई, एडीजी कानून व्यवस्था वहां पहुंचे और वहां जाकर के अरुण कुमार जी ने देखा है, तो कैंडिडेट उतार देने से कानून व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार अलग है और ये सूची जारी करना बिल्कुल अलग है, दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। जी चलिए, गोविंद जी आप पानी पी लीजिए, एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर जरूर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार श्री प्रमोद तिवारी जी भी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत लौट के आ रहे हैं, चर्चा को इसी मुद्दे से और आगे बढ़ाएंगे, इसी जगह से और आगे लेकर जाएंगे। हो गया शंखनाद, पहली सूची में उतारे सारे दिग्गज, सपा का पर्दावंश।